हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू क्लासेस में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ सीटेट फर्स्ट पेपर। ठीक है, सीटेट फर्स्ट पेपर यानी कि फ्रेंड्स सीटीपी का जो है क्लास मैं आपको आज की क्लास में कराऊंगी। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं जो सीटेट का पेपर रहता है, ये फ्रेंड्स आपका 2 पेपर होता है। सीटेट जो है 2 पेपर कराता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, पेपर फर्स्ट जो है फ्रेंड्स ये आपका रहता है 1 to 5 क्लास वालों के लिए। ठीक है, 1 to 5 क्लास वालों के लिए, और जो पेपर सेकंड रहता है वो रहता है 6 to 8 क्लास वालों के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आप सभी को पता होना चाहिए कि जिन्होंने बीटीसी किया है यानी कि जिन्होंने डीएलएड का कोर्स कर रखा है उन लोगों को क्या करना है, फर्स्ट पेपर उन लोगों के लिए अवेलेबल रहता है और सेकंड पेपर जो है फ्रेंड्स वो रहता है जिन्होंने बीएड कर रखा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये प्राइमरी वालों के लिए जो आज की क्लास में आपको बताने प्राइमरी वालों के बताने वाली हूँ। ठीक है, और ये भी मैं आपको बता दूं जो फर्स्ट पेपर होता है वो फ्रेंड्स जो होता है वो आपका 5 पार्ट में होता है। ठीक है, उसमें 150 क्वेश्चन का आपका पूरा पेपर होता है, जिसमें कि आपका 30 नंबर जो होता है वो आपका रहता है किसका फ्रेंड्स, सीडीपी का रहता है। ठीक है, 30 नंबर आपका सीडीपी का रहता है, फिर 30 नंबर आपका रहता है ईवीएस का, 30 नंबर आपका मैथ का रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा रहता है आपका 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज फर्स्ट रहेगी, 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज सेकंड रहेगी। तो इस टाइप का फ्रेंड्स जो है आपका पूरा पेपर बनता है। ठीक है, तो देखिए जो अगर आपको पेपर जो है सीटेट का जो फर्स्ट पेपर है आपको ये पढ़ना है तो आपको जो है खुशबू एकेडमी क्लासेस है उस पर फ्रेंड्स सारी चीज़ें आपको जो है मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स उस पर थोड़ा सा इशू चल रहा है, इसकी वजह से मुझे जो है आपको नई क्लासेस आपको बताने जा रही हूँ खुशबू क्लासेस पे। ठीक है, इस पर फ्रेंड्स जो है मैं आपको बताऊँगी सीटेट की जितने भी क्लासेस आपके अब इसी पे चलेंगे। ठीक है, और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड 10 क्वेश्चन आपके हो गए थे। 10 के बाद आपके यहाँ पे फ्रेंड्स आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से बताऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है। तो बताइए फ्रेंड्स विद्यार्थियों की असफलता के लिए कौन सा जो है कारक जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन कह रहा है असंदर्भित पाठ्यक्रम, सेकंड कह रहा है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए विविध तरीके, थर्ड ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 में। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 में जो है इसमें बात हो रही है कि कारक की विद्यार्थियों की असफलताओं के कारक कौन से जिम्मेदार होंगे। तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन, इसमें लिखा गया है असंदर्भित पाठ्यक्रम। देखिए असंदर्भित पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए। ठीक है, असंदर्भित पाठ्यक्रम जो है आपका एक ऐसा कारक है जिसकी वजह से विद्यार्थी असफल हो रहे हैं। ठीक है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, विद्यार्थी जो है वो असफल होते हैं। असंदर्भित पाठ्यक्रम जो है वो नियमित रूप से सुसंगठित नहीं होता है। जटिलताओं के कारण क्या होता है, प्रत्येक विषय वस्तु एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, लेकिन क्या होता है इससे पाठ्यक्रम जो है वो सामान्य रूप से औपचारिक रूप में नहीं होता है, ना ही यह बाल केंद्रित होता है और ना ही शिक्षण केंद्रित होता है। इसमें जो होती विविधता का अभाव भी पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है आपका इसमें जो ऑप्शन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में खाली पूछा गया था निम्न में से कौन सा ऐसा कारक है जो विद्यार्थियों के असफलताओं के लिए जिम्मेदार है। तो ये फ्रेंड्स कौन सा है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा असंदर्भित पाठ्यक्रम। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक शिक्षक को बच्चों के अपने आप से बात करने व्यक्तिगत वाक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह आत्मकेंद्रीय को बढ़ावा देता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग करता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसंदित होता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसमें शिक्षक की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स आपको कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, जिसको भी इसका आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 है इसमें आपका ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, इससे स्वनियमन को सुसंदित होता है। ठीक है, इसमें आपको जो सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है कि आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स ऐसा मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए जो एक शिक्षिका होती है, ठीक, एक टीचर जो होती है उसको बच्चों की अपने आप से बात करने यानी कि जिसको हम कहेंगे व्यक्तिगत वाक की प्रतिक्रिया के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, इससे बच्चों में स्वनियमन सुसाधित होता है। ऐसी प्रतिक्रिया देने से बच्चे में व्यक्तिगत वाक की प्रवृत्ति बढ़ती है। इससे बच्चों के अधिगम श्रेणी में रखा जाता है। बच्चों की जो मानसिक विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, समझ में आया सभी। क्वेश्चन नंबर 12 कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए फ्रेंड्स आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ बात हो रहा है कि इनमें से ये जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, गुणज वैकल्प, भाषा वैकल्प, पठन वैकल्प और गति समन्वय वैकल्प, इन चारों वैकल्पों में से किसी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल का, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं गति समन्वय वैकल्प, ठीक है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आँखों का और हाथ का तालमेल, ठीक है। तो क्या कर रहा है, गति कर रहा है ना कि वो मैथमेटिकल कर रहा है जो आपका गुणज होगा, ना तो वो पढ़ रहा है जो आपका पठन होगा, ना तो वो भाषा, ठीक है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, गति समन्वय वैकल्प, यानी कि चौथा ऑप्शन 13 का आपका जो है चौथा ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका जो है इसमें करेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड में आपको दिखा दूँ, ये देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका क्यों करेक्ट होगा, ठीक है, समझिए थोड़ा सा। तो देखिए गति समन्वय विकल्प जो है वो किसी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। इसे हम डायस्प्रेक्सिया भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, डायस्प्रेक्सिया भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को नवीन वस्तुओं को सीखने में कठिनाई उत्पन्न होती है। ऐसे व्यक्ति का व्यवहार जो है वो असामान्य होता है। संतुलन एवं गतिशीलता असामान्य होने से व्यक्ति की अधिगम क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। तो आप सभी को आई होप फ्रेंड समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सभी क्वेश्चन को अच्छे समझने की कोशिश कीजिए। कहीं भी आपको अगर कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लिया करिए, ठीक है। मैं हमेशा आपसे ये बात कहती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, आपका जो फ्रेंड सीटेट का जो नोटिफिकेशन है जल्दी आने वाला है सीटेट का, ठीक है। आपका जो है जुलाई के लास्ट वीक तक ये जो है एग्ज़ाम करा देगा सीटेट, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, निगेटिव, यानी कि अनुचित होगा पाठ्य पुस्तकों के विषय में। तो पहला ऑप्शन कह रहा है पाठ्य पुस्तकों की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी जो है कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है और पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्व रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है अधिकांश यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग जो है विद्यार्थियों को रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है फ्रेंड्स इसमें आपका देखिए कथन जो है अनुचित होगा। कौन सा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 14 में। तो इसमें फ्रेंड्स जो है आपका ऑप्शन जो है थर्ड वाला ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सामने आपको जो दिख रहा है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान जो है वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक नहीं होता है, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति जो है वो व्यक्ति समाज से प्राप्त करता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है। समझ में आया सभी को। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है आपका तीसरा आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ध्यान से सभी लोग देखिएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। तो सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है फ्रेंड्स न्यूनीकरण का। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रभावी विधिक प्रावधान, सेकंड ऑप्शन आपका कह रहा है तीव्र आर्थिक विकास, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सार्वभौमिक शिक्षा, चौथा ऑप्शन कह रहा है वांछित सामाजिक परिवर्तन। तो क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है कि सामाजिक बुराइयों को नवीनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम पूछा गया, यानी कि सोशलाइजेशन के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा सार्वभौमिक शिक्षा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है यहाँ पे ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्यों कह रही हूँ 15 का तीसरा आंसर करेक्ट है, क्योंकि देखिए जो सार्वभौमिक शिक्षा होती है वो समाज सुधार की दिशा में एक सशक्त प्रयास होता है, ठीक है। कौन सी शिक्षा है फ्रेंड्स, समाज सुधार की दिशा में एक सशक्त प्रयास होता है जिसमें सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण के लिए प्रभावी विविध प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि तीव्र आर्थिक विकास और जैसे कि आप मान लीजिए वंचित सामाजिक परिवर्तन में
किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि परंतु इसमें क्या होता है, सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण के लिए सार्वभौमिक शिक्षा का सबसे सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है। ओके, कंफर्म हो गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ध्यान से सभी लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि, पहला ऑप्शन कह रहा है कौन सी शिक्षा योजना जो उत्तम है फ्रेंड्स सामाजिक परिपक्वता के लिए। ठीक है, यहाँ पे सोशलाइजेशन की बात हो रही है कि सोशलाइजेशन में परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा क्या होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि इन सिद्धांतों को अपनाएं कि यह कुछ अधिक बौद्धिक क्रियाओं के लिए तथा कुछ सामाजिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये तो आपका पहला ऑप्शन कह रहा है। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों के अधिगम की उचित व्यवस्था की जाए। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किए जाएं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा, कौन सा आंसर जो है आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सामाजिक परिपक्वता की बात करें, ठीक है, मैच्योरिटी की बात हो रही है यहाँ पे, सोशलाइजेशन मैच्योरिटी की, तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है फ्रेंड्स, इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कक्षा में जो सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो तीसरा है ये आपका इसमें यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक परिपक्वता के लिए शिक्षार्थियों को समाज एवं समाजीकरण की प्रक्रिया से अवगत कराना चाहिए, क्योंकि सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना यह होनी चाहिए कि कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, समझ में आ गया सभी को क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 7। देखिए फ्रेंड्स, इसका जितना भी थियरी है, थियरी मैंने काफ़ी अच्छे से आप सभी को समझाया है खुशबू एकेडमी चैनल पे। ठीक है, खुशबू एकेडमी जो है फ्रेंड्स, उस पर मैंने आपको एक एक चीज़ें थियरी में पूरा एक एक चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। CDP उसमें कंप्लीट हो गया, आपको उसमें EVS कंप्लीट हो गया है, हिंदी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट जो है मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है थियरी। ठीक है, थियरी और प्लस PYQ सभी चीज़ें आपको उसमें अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे भी फ्रेंड्स जो है मैं आपको PYQs करा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है स्वकेंद्र परीक्षा, स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है। तो क्या विचार है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन कह रहा है इस व्यवस्था में शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रह सकते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है दूसरे परीक्षा केंद्र पर शिक्षार्थी हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है इससे शिक्षार्थियों को नकल की सुविधा हो जाती है। तो बताइए फ्रेंड्स, जो स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली है उसके विषय में आपका क्या विचार है, इन चारों ऑप्शन में सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा। ऐसे क्वेश्चन पता है जब सीटेट के एग्जाम में आते हैं तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें देखिए चारों जो ऑप्शन है वो सटीक लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से सबसे सटीक आंसर ढूंढना रहता है। कभी कभी क्या करते हैं CBSE वाले, अगर हम लोग जैसे बहुत से बच्चे जो होते हैं दो ऑप्शन में आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उन क्या करते हैं एक नंबर जो है वो लोग प्लस दे देते हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा आंसर जो है करेक्ट है, ये आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि 17 क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट होगा। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है स्व केंद्रित। ठीक है, स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली, तो इसमें आपको जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, तो देखिए जो प्रत्येक विद्यार्थी होते हैं उनकी शारीरिक क्षमता एवं व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, सभी बच्चे जो है उनके शारीरिक और मानसिक रूप से उनका क्या होता है, उसमें विभिन्नता पाई जाती है। अतः अगर हम बात करें दूसरे केंद्रों पर परीक्षा के दौरान सभी विद्यार्थी जो हैं वो समायोजन नहीं कर पाते हैं, जबकि स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली में क्या होता है, शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। ठीक है, इसमें आपका जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 18, एजर्शन वाला क्वेश्चन आ गया फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कह रहा है कि पहला दिया गया अभिकथन, दूसरा दिया गया तर्क। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको कोड वर्ड दिए गए हैं, इसमें आपको छांटना है। ठीक है, तो देखिए अभिकथन क्या कह रहा है, अजर्शन एंड रीज़न। ठीक है, अजर्शन कह रहा है कि बच्चों के शारीरिक विकास के देरी के लिए पूरी तरह से उनकी अनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने आपको बताया था, ठीक है, हेरिडिटी वाला चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको समझाया था
कि बच्चों के जो शारीरिक विकास की जो देरी के लिए क्या पूरी तरह से क्या उसकी आनुवांशिक बनावट कोई जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब चलिए देखिए फ्रेंड्स, रीजंस क्या कह रहा है, इसका तर्क क्या कह रहा है। तर्क कह रहा है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कूट वर्ड दिया गया है। कूट वर्ड में पहला ऑप्शन दिया गया आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड में कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि ए सही है परंतु लेकिन आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों गलत है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, देखिए कोई भी जो बच्चा है उसकी जो है हेरिडिटी जो है उसकी जिम्मेदार नहीं होगी उसके शारीरिक विकास के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो आपका जो जिम्मेदारी अगर हम बात करें तो किसकी पड़ती है, इन्वायरमेंट की, ठीक है, वहाँ के आसपास के वातावरण की। बच्चों को किस प्रकार से पालन पोषण मिल रहा है, न्यूट्रिशन किस प्रकार से बच्चों को मिल रहा है, इसका भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर जो है आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों ही गलत है, ठीक है। शारीरिक विकास के लिए जो है हेरिडिटी कभी भी उसका मेन कारक नहीं बन सकती, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उसके आनुवांशिक बनावट में को जिम्मेदारी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चों के पास जो है उत्प्रेरणा, शिक्षा, खेलकूद, मनोरंजन और सांस्कृतिक क्रियाकलापों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और संवेदनात्मक विकास का अधिकार है, जिससे वह क्या करता है, अपने शरीर एवं व्यक्तित्व विकास में सक्षम होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए मात्र वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो भौगोलिक परिस्थितियाँ, जलवायु कारक, खान पान आदि भी जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चौथा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है डैश एक सार्वजनिक क्षमता है, ठीक है। डैश क्या है, एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्य पूर्व क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, सेकंड ऑप्शन कह रहा है मानसिक मंदता, ठीक है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है अनुशासन, चौथा ऑप्शन कह रहा है निर्देशन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा, बताइए कौन सा आंसर इसमें करेक्ट रहेगा। फटाफट से आप लोग जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराती हूँ, आप लोग लास्ट में अपना स्कोर बताया करिए कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर होगा बुद्धि, ठीक है। बुद्धि क्या है, बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है, ठीक है। इंटेलिजेंस क्या है, एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक जो है वो उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन भी करता है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी का आगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो, कौन सी अनुक्रिया है फ्रेंड्स, देखिए जो पहला ऑप्शन कह रहा है स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है ऐच्छिक स्वरूप वाले उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, चौथा ऑप्शन कह रहा है इन सभी द्वारा उत्पन्न होती है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए मैंने स्किनर के बारे में आपको पढ़ाया है, तो स्किनर के अनुसार सीखने में जो प्रतिवादी अनुक्रिया है वह अनुक्रिया कैसी होती है, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। उद्दीपन द्वारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसमें आपका पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है करेक्ट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसमें मैंने आपको बताया था अधिगम के सिद्धांतों में सक्रिय अनुबंधन के नाम से जाने वाले सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर हैं। इनके अनुसार इन्होंने बताया सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है कि खुशबू क्लासेस जो है इसको आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है अब आपकी जो है सारी क्लासेस जो है यहीं पे चलेंगी, ठीक है। सभी लोग क्लास को डेली अटेंड किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना स्कोर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कितने क्वेश्चन आंसर पहले से इसके आते थे, ठीक है, और कितने क्वेश्चन के आंसर आपने यहाँ से सीखा।
और इसके आगे के जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगी। 10-10 क्वेश्चन डेली करा रही हूँ। 10 क्वेश्चन आज आपके मैंने कंप्लीट करा दिए। कल मैं जो है आपको 21 से लेकर 30 क्वेश्चन कराऊंगी CDP के। इसके बाद फिर मैं EVS के क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट कराऊंगी। ओके, और कहीं से अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है।